तो एरिया ऑफ ट्राइंगल टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज कंडीशन ऑफ 3 points to be collinear। 3 points to be collinear। ठीक है, तो हो रहा है कि एक्स वाई प्लेन पे अपने को 3 पॉइंट्स गिवन है। तो पहला पॉइंट है, मतलब पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2 एंड थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x3 y3। तो अब हमें वो रिक्वायर्ड कंडीशन चाहिए जिसके बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सके कि ये जो 3 पॉइंट्स अपने को दिए गए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स अपने पास ये गिवन है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कोलिनियर होने का ये मतलब है कि ये जो तीनों पॉइंट्स गिवन हैं ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट पर आ रहे हैं। तो रेफरेंस के लिए इसको कह देते हैं ए, इसको बी एंड इसको सी। तो यानी कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी का मतलब ये हो गया कि हमें ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स ए बी एंड सी गिवन है ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम देखें, अगर हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो इस तरह से हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम किसी भी लाइन सेगमेंट को उठा ले, चाहे हम बात कर ले ए बी की, चाहे हम बात कर ले बी सी की, या फिर हम बात कर ले ए सी की, तो रेफरेंस के लिए यहाँ पर बी सी ले लेते हैं। ठीक है, तो बी सी अपने पास ये लाइन सेगमेंट आ गया। अब अगर किसी तरह ए की पोजीशन पर मतलब ए की पोजीशन बी सी पर हो जाए तो यहाँ से हम एग्जैक्टली कंक्लूड कर लेंगे कि हाँ बी ए सी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। ठीक है, तो फिलहाल अपने पास ये एक एरिया फॉर्म हो रहा है। तो हमने किया ये कि ए को धीरे 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 बी सी की तरफ लाएं। अब ए को अगर हम बी सी की तरफ ला रहे हैं यानी कि जो एरिया अपने पास हो रहा है वो ज़ीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर ए ये जो पॉइंट गिवन है ये बी सी की तरफ ट्रैवल कर रहा, अगर ये ए पॉइंट बी सी लाइन सेगमेंट की तरफ ट्रैवल कर रहा है यानी कि ये जो एरिया हो गया ये ज़ीरो की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी का। सिमिलरली अगर हम देखें सी को अगर हम ए बी की तरफ ला रहे हैं, मतलब हम करने को ये भी कर सकते हैं कि जो पॉइंट सी गिवन है ये ए बी के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो अगर सी ए बी की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो यानी कि एरिया ज़ीरो की तरफ ट्रैवल कर रहा है। सिमिलरली बी एंड ए सी के पेयर में भी ये काम कर सकते हैं। अगर बी ए सी की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो यानी कि जो एरिया है वो ज़ीरो की तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ से हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 पॉइंट्स, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे अगर इन तीनों पॉइंट्स से फॉर्म होने वाले ट्राइंगल का एरिया ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, या फिर यूँ कहे कि ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लेते हैं, 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो हो ये रहा था कि ए बी सी की तरफ ट्रैवल कर रहा था तो डेल्टा ज़ीरो की तरफ ट्रैवल कर रहा था। ठीक है ना, मतलब एरिया ज़ीरो की तरफ ट्रैवल कर रहा था और ए जैसे ही बी सी पर आ जा रहा था तो डेल्टा एग्जैक्टली ज़ीरो हो जा रहा था। ठीक है, तो इसी चीज़ को लिख लेते हैं, 3 पॉइंट्स अपने को गिवन थे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 विल बी कोलिनियर इफ area of triangle ABC, area of triangle ABC is 0। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए x1 y1 को नाम दिया A, x2 y2 को नाम दिया B एंड x3 y3 को नाम दिया C, और ट्राइंगल ABC के एरिया को 0 दिखा दिया। तो जैसे एरिया 0 हुआ यानी कि ABC ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग कोलिनियरिटी को शो करने के लिए किसी भी ट्राइंगल का एरिया, मतलब अगर हमें ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिखाने हैं तो हम इसी ट्राइंगल का एरिया 0 से इक्वेट कर देंगे। तो फिलहाल हम कोलिनियरिटी के लिए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और बाकी अपने पास ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला था तो उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, वो, और या फिर हम अपनी चॉइस का फॉर्मूला, हम लोगों ने कई रिप्रेजेंटेशन देखे थे उस फॉर्मूले के, तो किसी भी रिप्रेजेंटेशन को उठाएंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से अपने को वो रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है ना, अल्टीमेटली रिक्वायर्ड कंडीशन तो यही है। और बाकी जब भी कोलिनियरिटी को प्रूव करवाएगा तो होगा ये कि यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स का मैनिपुलेशन है, तो हो सकता है कि हमें 2 कोऑर्डिनेट्स तो एग्जैक्ट दे दे एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में कुछ एक पैरामीटर इन्वॉल्व कर दे।
अब होगा ये कि इन पैरामीटर्स की या तो हमसे वैल्यू इवेलुएट करवाएगा कोई एडिशनल कंडीशन देके, या फिर इन पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप इवेलुएट करवाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इस कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं उस मैनिपुलेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट x1 y1 x2 y2 up to xn yn are the vertices of an n-sided polygon in order। ठीक है, then the area of this polygon will be, तो इस पॉलीगन का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू 1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ। अब हो ही रहा था कि ट्राइंगल का एरिया लिखने के लिए हम लोगों ने कई रिप्रेजेंटेशन देखे थे। तो सबसे पहले तो हमारे पास इनिशियल फॉर्मूला आ गया था 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। फिर हम लोगों ने उसका 2x2 डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेशन देखा था। फिर हम लोगों ने 3x3 डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेशन देखा था। साथ ही साथ फिर हम लोगों ने स्टेयर केस मेथड देखा था। ठीक है, तो एक काम ये करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज तो हम किसी भी पॉलीगन का एरिया लिखने के लिए स्टेयर केस मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे। बाकी इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर एडवाइजेबल यही है कि हम कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल करेंगे किसी भी पॉलीगन का एरिया लिखने के लिए, चाहे वो हमारे पास ट्राइंगल गिवन हो, या फिर क्वाड्रिलेटरल हो, या फिर पेंटागन हो, और अप टू एंड सो ऑन। तो कोई भी पॉलीगन है, अगर हमें उसका एरिया लिखना है तो हम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज स्टेयर केस मेथड। बाकी हम चाहे तो इसे ये जो हमारे पास एन वर्टिसेस दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हम 2x2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हो गया x1 y1 x2 y2, फिर प्लस नेक्स्ट हो गया x2 y2 x3 y3, फिर नेक्स्ट हो गया ये x3 y3 x4 y4, और फिर लास्ट में अपने को इस तरह से कुछ मिल जाएगा, प्लस xn yn एंड x1 y1। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। तो अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें समझते हैं। तो हो ही रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो ये दी गई है कि ये जितने भी वर्टिसेस हैं ये एक ऑर्डर में दी गई, यानी कि ये ऑर्डर में दी गई हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम इन वर्टिसेस को प्लॉट करें, ठीक है ना, तो हमने जैसे यहाँ पर पहली वर्टेक्स को प्लॉट कर दिया, दैट इज x1 y1। यहाँ पर कहीं हमने सेकेंड वर्टेक्स को प्लॉट कर दिया x2 y2। फिर यहाँ कहीं हमने थर्ड वर्टेक्स को प्लॉट कर दिया x3 y3। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमने इस तरह से nth वर्टेक्स को प्लॉट कर दिया xn yn, और लास्ट में हमने मतलब इसको लास्ट वर्टेक्स को, ये जो हमारे पास x1 y1 था, इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरह से कुछ एक पॉलीगन बना। ठीक है, तो इन ऑर्डर का मतलब ये है कि हम इसमें से ये जो हमारे पास n वर्टिसेस लिखी हुई हैं, इनमें से किसी को भी पहला वर्टेक्स बोल दिया। ठीक है ना, सपोज हमने x1 y1 को ही पहला वर्टेक्स लिया। फिर हमने एक काम ये किया कि इसको एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन दे दिया। ठीक है ना, तो अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन देकर चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन देने से पहला वर्टेक्स तो ये हो गया, सेकंड वर्टेक्स ये बना, थर्ड वर्टेक्स ये बना, nth वर्टेक्स ये बना। ठीक है, और उसी तरह अगर हम इसको पहला वर्टेक्स कह दे x2 y2 को, और ओरिएंटेशन अभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेकर चल रहे हैं, तो उस तरह से पहला वर्टेक्स ये बना, सेकंड वर्टेक्स ये बना, nth वर्टेक्स ये बन गया, एंड लास्ट वर्टेक्स फिर ये बन जाएगा x1 y1। ठीक है, वहीं पर अगर हम पहला वर्टेक्स x1 y1 को बोल रहे हैं और ओरिएंटेशन हमने क्लॉकवाइज सेंस में लिया, तो पहला वर्टेक्स ये हो गया, सेकंड वर्टेक्स ये हो गया, थर्ड वर्टेक्स ये हो गया,
फिर नेक्स्ट वर्टेक्स ही हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको पहला वर्टेक्स बोल देते हैं और ओरिएंटेशन हम क्लॉकवाइज सेंस में लेकर चले तो पहला वर्टेक्स ये बना, सेकंड वर्टेक्स ये बना, थर्ड वर्टेक्स ये बना, फिर नेक्स्ट वर्टेक्स ये बनेगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर का ये सेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला ये अपने पास हो गया। फिर नेक्स्ट कुछ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसमें हम याद रखेंगे, ठीक है, या फिर एल्गोरिदम है किसी भी पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो हमें जब भी किसी पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि क्वेश्चन में एक फ्रेज ढूंढेंगे, दैट इज वर्टिसेस आर इन ऑर्डर। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह की फ्रेज दी गई है तब तो हमारा काम आसान हो गया। हमारे पास जो भी वर्टिसेस लिखे हुए हैं, सबसे पहला जो वर्टेक्स गिवन है उसको फर्स्ट बोल दिया, फिर अगले वाले को सेकंड कह दिया, फिर उसके अगले वाले को थर्ड कह दिया, अप टू एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम उस पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और वहाँ पर इस फ्रेज का इस्तेमाल ही नहीं किया गया कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन, वर्टिसेस दी गई हैं मगर फ्रेज इन ऑर्डर नहीं यूज किया गया, मतलब ऐसे दे दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन हुज वर्टिसेस आर, ठीक है। तो सेकंड चीज तो ये होगी। तो अब हमें यहाँ पर करना ये है कि सबसे पहले तो जितनी भी वर्टिसेस दी गई हैं उनको कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करेंगे, तो पहला काम ये करेंगे। और एल्गोरिदम उस केस में लिख रहे हैं जबकि हमारे पास फ्रेज इन ऑर्डर नहीं दी गई है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है। पहला चीज तो ये हो गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन हुज वर्टिसेस आर समथिंग इन ऑर्डर, पहली चीज तो होगी। तो उसमें हमें कुछ करना नहीं है, वर्टिसेस दिए गए हैं, हमने डायरेक्ट उसी फॉर्म में मतलब जिस ऑर्डर में दी गई है उसी ऑर्डर में उसको लेकर पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट कर लिया। और अगर अपने पास फ्रेज नहीं दिया गया यानी कि क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन हुज वर्टिसेस आर, बस इतना करके छोड़ दिया और वर्टिसेस दे दी। तो अब हमें करना ये है कि सबसे पहला काम तो ये है कि वर्टिसेस को प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है ना। प्लॉट द वर्टिसेस, प्लॉट द वर्टिसेस इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो उनको प्लॉट कर लेंगे, मतलब प्लॉट उसी ऑर्डर में करेंगे, मतलब प्लॉट हम करेंगे उनकी एग्जैक्ट पोजीशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यानी कि जैसे 2,1 आया तो 2,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। और उसी तरह अगर हम देखें -2,4 तो उसकी पोजीशन अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे जैसे हम नॉर्मली किसी कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो प्लॉट द वर्टिसेस इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। फिर सेकंड काम हमें ये करना है कि प्लॉट करने के बाद हमने किसी भी वर्टेक्स को पहला वर्टेक्स मान लिया, ठीक है ना। चूज एनी वर्टेक्स एज द इनिशियल वर्टेक्स, ठीक है। यानी कि किसी भी वर्टेक्स को हमने पहला वर्टेक्स बोल दिया, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। और ऐसा करने के तुरंत बाद हमने उसको एक ओरिएंटेशन दे दिया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो तीसरा काम हमने ये कर लिया, गिव ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो हमने एक ओरिएंटेशन दे दिया। अब ओरिएंटेशन दे दिया तो इस तरह से हुआ ये कि जितनी भी वर्टिसेस अब अपने पास है वो इन ऑर्डर आ गई, ठीक है ना। जितनी भी वर्टिसेस है वो इन ऑर्डर आ गई। अब हम इन वर्टिसेस की हेल्प से उस पॉलीगन का एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट ये हो गया, नाउ वी हैव वर्टिसेस इन ऑर्डर, so we can calculate the area of the polygon, ठीक है, एरिया ऑफ द पॉलीगन। तो अगर हमारे पास फ्रेज इन ऑर्डर नहीं दी गई तब हमें इस एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए किसी भी पॉलीगन का एरिया लिखना है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो होगा ये कि अगर हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर दे दिया उसको जो वर्टिसेस हैं, तो होगा ये कि अगर हम किसी पेंटागन का भी एरिया निकाल रहे हैं तो डिफरेंट बच्चे, मतलब हर बच्चे का आंसर उस पॉलीगन का एरिया डिफरेंट डिफरेंट आ रहा होगा,
ठीक है, तो इसको तो हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। और बात यह है कि एरिया डिफरेंट क्यों आ रहा होगा, तो सीधी सी बात यह है कि हमारे पास जो भी पॉलीगन गिवन होगा वो पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। ठीक है, तो हमें कॉन्वेक्स पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट करना होगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होगा जिसका सारा मतलब हर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट करना होगा। कॉन्केव पॉलीगन हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपने पास एक पॉलीगन गिवन है और यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रेज नहीं गिवन है इन ऑर्डर। तो पहली चीज़ तो ये समझते हैं कि अगर फ्रेज नहीं गिवन है और हमने इसी ऑर्डर में एरिया निकाल लिया तो उससे हमारा नुकसान क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन वर्टिसेस का इस्तेमाल करके पॉलीगन का एरिया लिखें तो स्टेयरकेस मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 3 7 2 1 -2 9 5 4 -3 2 एंड 3 7। तो एरिया हो जाएगा 1/2 टाइम्स मॉड। ठीक है, तो एरिया निकाल लेते हैं ब्रैकेट लगा के। एंड रिजल्ट जो भी आएगा हम उस पर मॉड लगा देंगे। तो यहाँ से हो गया 3 1 जा 3 एंड माइनस का 7 2 जा 14। फिर प्लस यहाँ से हो गया 9 2 जा 18। फिर प्लस का 2। फिर प्लस तो यहाँ से हो गया माइनस का 4 2 जा 8 और फिर माइनस का 9 5 जा 45। फिर प्लस और यहाँ से अपने को मिल गया 5 2 जा 10 एंड प्लस का 4 3 जा 12। फिर प्लस यहाँ से हो गया माइनस का 21 एंड माइनस का 6। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल रहा 1/2 टाइम्स और ये हो गया माइनस का 11 प्लस ये हो गया 20 एंड माइनस का यहाँ से अपने को मिल गया 53 एंड प्लस 22 माइनस का ये हो गया 27। तो ये हो गया 1/2 टाइम्स और 53 27 तो ये हो गया 60 और 20 80 90 91 और ये हो गया 42 माइनस का 91। तो सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो गया 1/2 टाइम्स और यहाँ से अपने को मिल जाएगा 11 2 तो ये हो गया 9 और फिर ये अपने पास बचा 8 8 4 4। ठीक है, तो 49 और नेगेटिव साइन के साथ आया। ठीक है, तो जैसे ही मॉड लगाया तो आंसर अपने को मिला 49/2। तो यानी कि पॉलीगन का एरिया आया 49/2। और अगर हम इसे प्लॉट करें, ठीक है, तो हो ही रहा था कि 3,7। तो एग्जैक्ट प्लॉट कर लेते हैं इसको। तो 3,7 तो 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 7। तो 3,7 अपने को यहाँ कहीं मिलेगा। 3,7 फिर 2,1 तो 2,1 यहाँ पर कहीं अपने को मिल जाएगा 2,1। फिर -2,9 तो ये हो गया -2,9 -2,9 इस जगह कहीं मिलेगा। फिर 5,4 3 4 5 एंड 4 तो 5,4 की पोजीशन इस तरह से कहीं होगी। ठीक है, फिर -3,2 तो -3,2 तो -3,2 यहाँ पर कहीं हमें मिल जाएगा। तो हो ये रहा था कि एग्जैक्ट पॉलीगन की पोजीशन इस तरह से कुछ होगी। ठीक है, तो ये अपने पास पॉलीगन इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर किया ये कि पॉलीगन में जो वर्टिसेस आ रही थी इनका ऑर्डर ही चेंज कर दिया। तो ऑर्डर चेंज किया और हो ये रहा था कि यहाँ पर नंबर्स का मैनिपुलेशन है, मतलब मैनिपुलेशन हमको इस टाइप का चाहिए था और मैनिपुलेशन हमने यहाँ पर डिफरेंट लगा दिया। इसी वजह से जो एरिया हमारे पास आ रहा है वो एग्जैक्ट एरिया यानी कि जो ओरिजिनल एरिया होगा यानी कि जो करेक्ट आंसर आ रहा होगा उससे डिफरेंट आ रहा। तो ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पर लिखा होता इन ऑर्डर तो यानी कि जितनी भी वर्टिसेस होती वो हमें एक ऑर्डर में दे दी गई होती, वो एग्जैक्ट ऑर्डर में दे दी गई होती, हमें ये प्लॉटिंग ना करनी पड़ती, तो हमें हमारा इतना टाइम बचता प्लॉटिंग करने में। अब यहाँ पर वो फ्रेज नहीं दी गई है तो डेफिनेटली हमें प्लॉटिंग करनी है और अपने पास पॉलीगन इस टाइप का कुछ बन रहा होगा। अब हमें इस पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने मैनिपुलेशन किया था दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमें इस तरह से मैनिपुलेशन नहीं करना है। अगर यहाँ पर फ्रेज होती इन ऑर्डर तो हम ऐसा कर सकते थे, फिलहाल फ्रेज नहीं है तो हमारा पहला काम होगा या फिर पहला ऑब्जेक्टिव होगा कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग।
तो कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग कर दी है। अब किसी को भी पहला वर्टेक्स बोल देते हैं, ठीक है ना, किसी को भी पहला वर्टेक्स बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो गलती हमें यहाँ से भी समझ में आ जाएगी। देखो 3,7 के बाद में 2,1, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। तो 3,7 के बाद में यहाँ पर आ रहा -2,9 या फिर आएगा 5,4, तो यहीं पर गलती हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से हम ऐसे ही मतलब वर्टिसेस गिवन है और ऐसे ही एरिया कैलकुलेट करने बिल्कुल नहीं लगेंगे। अगर फ्रेज दिया गया है यहाँ पर इन ऑर्डर तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम सबसे पहले प्लॉट करेंगे, फिर एक वर्टेक्स को पहला वर्टेक्स बोल देंगे, फिर उसको एक ओरिएंटेशन दे देंगे, फिर हम स्टेयरकेस मेथड का इस्तेमाल करके पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो किसी को भी पहला वर्टेक्स बोल देते हैं। तो चलिए 5,4 को पहला वर्टेक्स बोल दिया, तो ये अपने पास अब ऐसे हो गया 5,4 और ओरिएंटेशन दे देते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओरिएंटेशन दे दिया तो 3,7 सेकेंड वर्टेक्स हो गया, और फिर -2,9 ये नेक्स्ट वर्टेक्स हो गया, फिर -3,2 एंड 2,1 और लास्ट में फिर से मिल जाएगा 5,4, ठीक है। तो यहीं से हम देखें तो गलती अपनी समझ में आ जा रही है। 5,4 के बाद 3,7 होगा और 5,4 के बाद यहाँ पर -3,2 या फिर -2,9 गिवन है, ठीक है। तो यानी कि ये अपना करेक्ट मैनिपुलेशन है। तो यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ब्रैकेट ऑफ, अगर एरिया नेगेटिव आता है तो फिर हम उसमें मॉड लगा देंगे, ठीक है। तो बाकी हमने ओरिएंटेशन करेक्ट लिया है तो एरिया पॉजिटिव ही मिलेगा, तो ये हो गया। मतलब हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओरिएंटेशन लिया है, तो अगर ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं तो एरिया पॉजिटिव मिलेगा, क्लॉकवाइज सेंस में लेते हैं तो एरिया नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया 35 और माइनस का 12, फिर प्लस और यहाँ से हो गया 27 प्लस का 14, फिर नेक्स्ट अपने पास आ गया माइनस का 4 प्लस का 27, फिर प्लस का ये अपने पास आ गया माइनस का 3 माइनस का 4, फिर प्लस ये हो गया 4 2 जा 8 -5। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये आ गया 1/2 टाइम्स ब्रैकेट ऑफ, और यहाँ से अपने को मिल गया 23, फिर नेक्स्ट अपने को मिल जाएगा प्लस का 41, फिर प्लस का यहाँ से अपने पास आ गया 23 माइनस का 437 एंड प्लस का 853। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल जाएगा 1/2 टाइम्स, और ये हो गया 3437, ठीक है ना। तो 31437 एंड 73, ये हो गया 10, 21347 और 729, ये हो गया 90 -7। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अपने को मिल गया 83/2। तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग पॉलीगन के केस में देख चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में स्टेटमेंट दी गई है, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स 2,2 a, 0 एंड 0, b वी हैव 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/k, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। अच्छा, अपने को जैसे ये स्टेटमेंट मिली तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए बी एंड के ये नॉन जीरो क्वांटिटीज होंगी, ठीक है। तो फर्दर अपने पास गिवन था कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ पर कोलिनियरिटी की कंडीशन का यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें होता ये था कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इन 3 पॉइंट्स के हेल्प से जो भी ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होगा उसके एरिया को हम जीरो से इक्वेट कर दें। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी को शो किया जाता था। तो फिलहाल एक काम ही कर लेते हैं, यहाँ पर उस कंडीशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि इससे 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 इन 3 पॉइंट से जो भी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसके एरिया को जीरो से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास आ रहा था 1/2 टाइम्स, ये हो गया 2 2 1, ये हो गया a 0 1 एंड 0 b 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 तो खत्म हो गया 0 के साथ में, तो अब हमें 2 2 1 a 0 1 0 b 1 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जीरो से इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं।
तो सबसे पहले अपने को मिल गया 2 एंड इस 2 के करस्पॉन्डिंग ये जो अपने पास 2 आया इसके करस्पॉन्डिंग अपने को एक सब डिटर्मिनेंट मिल गया 0 1 B1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये अपने पास आ गया 0 माइनस का b फिर माइनस का 2। तो अब इस 2 के करस्पॉन्डिंग अपने को सब डिटर्मिनेंट मिल जाएगा यहाँ से, इस 2 के करस्पॉन्डिंग मिल गया A0 एंड 1 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये अपने पास आ गया a माइनस 0 फिर प्लस का 1 और इस 1 के करस्पॉन्डिंग अपने को ये वाला सब डिटर्मिनेंट मिल गया। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया AB माइनस 0 और इक्वल टू 0। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया माइनस का 2B माइनस का 2A प्लस का AB इक्वल टू 0। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो माइनस का 2B एंड 2A है तो इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो अपने को रिजल्ट कुछ इस तरह से मिल गया 2A प्लस 2B इज इक्वल टू AB। अब इस पूरी इक्वेशन को 2AB, ठीक है ना, इस पूरी इक्वेशन को 2AB से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर तो अपने को मिल गया 1/B, यहाँ पे अपने को मिल गया 1/A एंड यहाँ पे अपने को मिल गया 1/2। तो अब अगर हम इस कंडीशन को गिवन कंडीशन से कंपेयर कर ले तो यहाँ से अपने को k की वैल्यू 2 मिल जाएगी एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट दी गई है इफ 1,2 3,5 एंड 5,1 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज। तो हो ये रहा है कि ABC अपने को ट्राइंगल दिया गया है और इस ट्राइंगल की साइड्स के, ठीक है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, तो इस ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स अपने को दिए गए हैं। ठीक है, तो हो ही रहा है कि अब ये जो ट्राइंगल ABC बन रहा है इस ट्राइंगल ABC का एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। तो पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ठीक है, सेंट्रॉइड टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज़ देखी थी तो उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be the 4 times of area of triangle formed by joining the mid points of these sides। तो मिड पॉइंट्स को कह देते हैं DE एंड F। तो यानी कि 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास 4 टाइम्स एंड DEF का एरिया लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 एंड 3 5 1 5 1 1। ठीक है, तो 1 2 3 5 5 1। तो ये अपने को रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बाहर तो अपने पास 2 आ गया। ठीक है, और फिर एक काम ही करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो फिर ब्रैकेट में अपने को मिल गया ये तो 1 हो गया, फिर इसके करस्पॉन्डिंग आ गया 5 माइनस 1 फिर माइनस का 2 एंड इसके करस्पॉन्डिंग आ गया 3 माइनस 5 फिर प्लस का 1 एंड इसके करस्पॉन्डिंग आ गया 3 माइनस का 25। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिए, हो गया 2 एंड यहाँ से अपने को मिल गया है 4 एंड माइनस का ट्वाइस ऑफ और यहाँ से अपने को मिल गया माइनस का 2 फिर प्लस एंड माइनस का यहाँ से मिल गया अपने को 22। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिलेगा ट्वाइस ऑफ और ये आ गया 4 प्लस का 2 2 जा 4 माइनस का 22। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करिए, हो गया ट्वाइस ऑफ 8 माइनस का 22। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो ये अपने को मिल जाएगा 14। ठीक है ना, और 14 2 जा 28। तो माइनस का 28 आया एंड किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम इसका मॉड ले लेते हैं। तो इस तरह से अपने को आंसर मिल गया 28। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये IIT JEE 1998 में पूछा गया था और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है if the vertices of a triangle have integral coordinates then prove that the triangle cannot be equilateral। तो एक काम ही कर लेते हैं कि ट्राइंगल की वर्टिसेस ले लेते हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, यहाँ पर ये जितने भी xi एंड yi गिवन है ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं फॉर i इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो अब ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं तो एक काम ये किया कि हम एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/2 टाइम्स, ठीक है, मॉड ऑफ, और ये हो गया x1 टाइम्स y2 माइनस का y3 प्लस का x2 टाइम्स
y3 माइनस का y1 प्लस का x3 टाइम्स एंड y1 माइनस y2। तो ये जो अपने को क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है, तो ये तो अपने पास पूरी की पूरी क्वांटिटी हो गई इंटीजर, क्योंकि जितने भी एक्स आई एंड वाई आई गिवन थे, जितने भी एक्स एंड वाई गिवन थे सारे के सारे इंटीजर हैं। तो इंटीजर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली जो भी रिजल्ट आएगा इन जनरल तो वो एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये तो अपने को मिल गया रेशनल नंबर। अब थोड़ी देर के लिए ये मान के चलते हैं कि जो ट्राइंगल गिवन है जिसकी ये वर्टिसेस दिए गए हैं, उस ट्राइंगल मतलब वो जो ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया इस तरह से दिया जा सकता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया √3/4। और एक काम ही कर लेते हैं कि ये दो वर्टिसेस इसके करस्पॉन्डिंग साइड लिख लेते हैं। तो साइड हो गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये ब्रैकेट तो अपने को इंटीजर क्वांटिटी मिला, और जैसे इसको डिवाइड कर दिया 4 से तो इन जनरल ये ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 4 अपने को एक रेशनल क्वांटिटी मिल गया। तो ये अपने को ऐसे मिला √3 टाइम्स अ रेशनल क्वांटिटी। ठीक है, तो √3 टाइम्स अ रेशनल क्वांटिटी, यानी कि ये रिजल्ट दे देगा अपने को एक इरेशनल क्वांटिटी। यानी कि जो अजम्पशन हम लेकर चले थे कि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा अगर उसकी वर्टिसेस इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं तो यानी कि ये अजम्पशन यहाँ पर गलत हो गई। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी ट्राइंगल की वर्टिसेस इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं तो ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं हो सकता है। तो यही इसमें हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है, लेट 6, 3 माइनस 3, 5 एंड 4, माइनस 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एंड x, y be any point. Show that the ratio of the area of triangle PBC and ABC is mod of x plus y minus 2/7। अच्छा, जो क्वेश्चन है ये IIT JEE 1983 में पूछा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें चाहिए रेशियो of area of triangle PBC and area of triangle ABC का। ठीक है, तो PBC का एरिया लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ XY1 और फिर PBC था। ठीक ना, PBC तो ये अपने पास आ गया -3, 5, 1 एंड ये आ गया 4, -2, 1 और डिवाइडेड बाई 1/2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ABC का एरिया लिखना है। तो ये हो गया 6, 3, 1 एंड -3, 5, 1 4, -2, 1। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया एंड इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट गिवन है उसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो x मिला अपने को, फिर यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल जाएगा 5, फिर +2, देन माइनस का y और इसके करस्पॉन्डिंग अपने को मिल गया -3 × 1, तो ये -3 हो गया। 4 × 1 तो ये हो गया -4, फिर प्लस का 1 एंड इस 1 के अलॉन्ग अपने को मिल गया -3 × -2, तो ये हो गया अपने पास 6 एंड माइनस का 5 4 जा 20। और डिनोमिनेटर वाली डिटर्मिनेंट को अगर हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं तो रिजल्ट अपने को मिल रहा है 6 टाइम्स और इसके करस्पॉन्डिंग हो गया 5। ठीक है ना, 5 × 1 एंड -2 × 1, तो ये हो गया -2, फिर -3 और इसके करस्पॉन्डिंग आ गया -3 × 1, तो ये हो गया -3, फिर -4 × 1, तो ये हो गया 4, फिर प्लस का 1 और इसके अलॉन्ग हो गया -3 × -2। ठीक है, तो ये हो गया 6 माइनस का 20। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो अपने को रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से, ये हो गया x टाइम्स 5 2 ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। ये अपने पास आ गया 7, फिर माइनस एंड यहाँ से आया माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 7y, फिर यहाँ से अपने को मिल गया माइनस का 14 डिवाइडेड बाई ये 6 आ गया एंड यहाँ से अपने को मिल गया है 7 और फिर माइनस का ये 3 एंड यहाँ से अपने को मिल गया था 4 3 7, तो माइनस का 7 7 3 जा 21, तो ये हो गया 21, फिर माइनस का 14, तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हो गया 7x प्लस 7y माइनस का 14 डिवाइडेड बाई ये हो गया 42 और इसको सिंप्लीफाई कर ले तो प्लस का 7 मिल गया अपने को,
तो ये डिनोमिनेटर अपने पास आ गया 49। तो अभी एक काम ही करते हैं, 7 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में रिजल्ट आ गया x प्लस वाई माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो एरिया लिखा था तो इसको मॉड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया, या फिर यूं कहे कि यही इस क्वेश्चन का प्रूफ हो गया।